नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। इंडियन इकोनॉमी पहला पेपर है आपका। इसमें हम मॉड्यूल बी में यूनिट 12 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। यही जो हेडिंग है, लगभग इसी के बारे में हमें डिस्कस भी करना है। भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है हम ये जानेंगे, फिर हम ये देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, और साथ ही साथ में 3 तरीके की इकोनॉमीज होती हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मार्केट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, काइंड ऑफ दैट। तो ये सारा डिस्कशन करना है। तो एजेंडा की अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए है। एक ही लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, फिर एडम स्मिथ की डेफिनेशन क्या है, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन क्या है, लियोनेल रॉबिन्स की डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स को लेकर के, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, यहाँ माइक्रो है यहाँ मैक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, कमांड इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें देखिए बेसिकली हम 2 तरीके की अप्रोच वाले रखेंगे, मतलब वीडियो जहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे आपको। इंडियन इकोनॉमी में क्या है कि अगर देखा जाए पहले के हिसाब किताब देखा जाए तो जेआईबी सरल होती थी। आप अगर जो है थोड़ी मेहनत कर लें, है ना। मैं अगर सही से याद कर पाऊँ तो मेरे टाइम पे हमने मुर्गन सर के नोट्स पढ़े सिंपल, और उसमें वो बहुत ही एकदम काम की बातें रखते थे, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा जाते नहीं थे, और हम उसको पढ़ते उससे काम हो जाता था। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो जेआईबी उस लेवल की रह नहीं गई है। इवन अगर आप इनका IIBF का एनुअल रिजल्ट देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि जेआईबी का पासिंग परसेंटेज सीआईबी से भी कम है मौके पर। आप चाहें तो एनुअल रिपोर्ट खुद देख लीजिए, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर 2 तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। एक तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में, और एक हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 तरीके से पढ़ेंगे। क्यों 2 तरीके से, क्यों? इस वजह से देखो, सीआईबी जो है मैं पढ़ाता हूँ, सीआईबी काफ़ी अच्छा चलता है सिस्टम हमारा, सीआईबी में काफ़ी फेमस भी हूँ मैं। तो सीआईबी में क्या है कि वहाँ तो हम शॉर्ट में पढ़ ही नहीं सकते, वहाँ पास ही नहीं होंगे आप शॉर्ट में पढ़ करके। पर जेआईबी में मुझे थोड़ी होप है कि आप शॉर्ट में पास हो सकते हैं। डिटेल में तो पढ़िए ही पढ़िए, ठीक है, लेकिन लास्ट मिनट रिवीजन में ये शॉर्टकट लास्ट मिनट रिवीजन में भी काम करेगा, और ऐसे लोगों को जो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते उनको भी मदद करेगा। तो ये जो वीडियो है, पर्टिकुलरली दिस वन, ये डिटेल वीडियो है। यहाँ पर हम चर्चा काफ़ी विस्तृत करने वाले हैं। हर एक फैक्ट को, आंकड़े को जांचेंगे, परखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। जो शॉर्ट वाला रहेगा वहाँ मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं चर्चा करूँगा, वहाँ पर हम बस केवल काम की बात करते हुए आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। तो अच्छे से सीखना है तो ये वीडियो आपके काम का है, और अगर आपको सिर्फ पास करना है और लगता है कि मुझे बस काम की बातें जाननी है तो शॉर्ट वाला वीडियो देख करके भी आपका काम चल जाएगा। तो शुरू करेंगे, और ज़्यादा टाइम में यहाँ पर पढ़ाई के समय पे ज़्यादा समय का वेस्टेज अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें, और मैं साथ के साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि IIBF क्वेश्चन कहाँ से उठा सकता है, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा। जो टर्म इकोनॉमी है फ्रेंड्स, वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, ओइकोनोमिया से, ठीक है। इकोनॉमी शब्द जो है ग्रीक शब्द था ओइकोनोमिया, जिससे मिलकर बना है। ओइकोनोमिया जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है ओइकोस और दूसरा जो है आपका है नेमिन। ओइकोस और नेमिन। ओइकोस का मतलब होता है होम यानी घर, और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट एंड डिस्पेंसेशन, मैनेजमेंट एंड डिस्पेंसेशन। तो अगर हम इकोनॉमिक्स को बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है एक तरीके से होम मैनेजमेंट, हाउस मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसके लिए इकोनॉमी शब्द ड्राइव किया गया था। घर को कैसे चलाएं, बेसिकली उसी के लिए इकोनॉमी आया हुआ था। तो क्वेश्चन जो हमारे से पूछा सकता है वो ये कि भाई जो इकोनॉमी टर्म है, या ना इकोनॉमी जो शब्द आया है वो किससे आया हुआ, तो ग्रीक से आया हुआ है। किससे? लैटिन से नहीं आया, अमेरिकन से नहीं आया, ग्रीक शब्द से आया हुआ है। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। बाकी केवल पढ़ लीजिए कि हाँ हम समझे कि शुरुआत कैसे हुई। तो इकोनॉमी शब्द जो है ओइकोनोमिया से बना है। ओइको का मतलब होता है घर, ओइकोस का मतलब होम, और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो घर का मैनेजमेंट कैसे करें वही होता है आपका इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूज। अब यहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन देखी, मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला,
इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, एंड्स के बीच में और स्क्वायर मीन्स के बीच में। पहला जानिए, एंड्स का क्या मतलब है, डिमांड या वांट। एंड का मतलब होता है क्या डिमांड है हमारी, चाहत क्या है, दैट इज एंड। तो हमारी जरूरत क्या है, हमारी चाहत क्या है, वांट क्या है उसके। और स्केयर मीन्स का मतलब होता है, मीन्स का मतलब साधन होता है, स्केयर का मतलब कम है, स्केयर का मतलब होता नहीं स्कैरसिटी है, किसी चीज की कमी है। भगवान ने अगर किसी को गरीब बनाया है तो उसका किसकी कमी है, पैसे की कमी है ना। तो स्केयर मीन्स का मतलब होता है रिसोर्स, मतलब रिसोर्सेस की कमी है, ठीक है। स्केयर मीन्स मतलब रिसोर्स तो है लेकिन कम है हमारे पास में, स्केयर मीन्स का मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स जो होती है वो साइंस है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ठीक है, व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। और ह्यूमन बिहेवियर भी किस रिस्पेक्ट में, सिर्फ इस बारे में कि रिलेशनशिप क्या है एंड्स के बीच में। एंड का मतलब मैंने आपको बता दिया, हमारी वांट क्या है, हम क्या चाहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान और 1-1.5 GB इंटरनेट, अभी वो भी जोड़ ही लीजिए मौके पर, ठीक है। और स्क्वायर मीन्स में, स्क्वायर मीन्स में अगर हम बात करें तो मतलब क्या संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, हम क्या चाहते हैं और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उन्हीं के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स कहलाया है। एंड का मतलब डिमांड होता है या वांट होता है, स्केयर मीन्स का मतलब होता है रिसोर्स, मीन का मतलब रिसोर्स संसाधन होता है, स्केयर का मतलब संसाधन तो है पर हमारे पास कम है। ओके, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अब आ जाती है यहां पर इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा हमने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, एडम स्मिथ की डेफिनेशन। देखिए मेरे लेक्चर में एक ही प्रॉब्लम रहेगी, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय लगता है जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो, क्योंकि क्या है एग्जाम में जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे आप आंसर नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप पास नहीं हो पा रहे हो, इसीलिए आप फंस रहे हो। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप 1000 शब्द पढ़ेंगे तो ह्यूमन मतलब 1000 शब्द पढ़ेंगे तो ह्यूमन माइंड हार्डली 100 याद रख पाएगा। अगर आप सिर्फ 100 शब्द पढ़ेंगे तो 10 याद रहेगा और ये पास नहीं करवा पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा स्टोरी बना करके, थोड़ा कॉन्सेप्ट को जोड़ करके हम पढ़ते हुए चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं एडम स्मिथ की डेफिनेशन की। तो पहला, एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो याद रखें मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर के तौर पर एडम स्मिथ को देखा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, एडम स्मिथ हैं। उन्होंने एक बुक लिखी, इन हिज बुक का नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, डिफाइंड द इकोनॉमिक्स एज स्टडी ऑफ वेल्थ। देखिए जो भी रेड में है ये इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल यहां बना कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर के तौर पर किसे जानते हैं, एडम स्मिथ को जानते हैं। दूसरा, बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किसकी लिखी हुई किताब है, तो सर ये भी एडम स्मिथ की ही लिखी हुई किताब है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि ये एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है, तो इट इज अ बुक बाई एडम स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, उसे क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ वेल्थ कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ वेल्थ, या इसी को आगे चल करके वेल्थ डेफिनेशन कहा गया। क्या कहा गया, स्मिथ की जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है उसको जो है वेल्थ डेफिनेशन के नाम से भी जाना गया चल करके। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम यानी एडम स्मिथ के अनुसार, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम। मतलब एडम स्मिथ ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स में अगर स्टडी करनी है तो क्या स्टडी करें, कैसे वेल्थ यानी कि धन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और कंज्यूम कैसे किया जाता है, वेल्थ कैसे बनती है और प्रोड्यूस होती है, कैसे कंज्यूम होती है, इसी की ही अध्ययन को ही हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। ये उनकी डेफिनेशन है। यानी कि इन्होंने सिर्फ किसको वैल्यू दी, वेल्थ को वैल्यू दी, इंसानों से इनको कोई खास लेना देना नहीं, तो पैसे के पीछे भागो। एडम स्मिथ की डेफिनेशन कहीं ना कहीं पैसों के पीछे पड़ी रही। फिर आए हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने कहा कि भाई नहीं, सिर्फ पैसों के पीछे मत भागो, इंसानों को भी देखो। तो थोड़ा ये लिबरल हुए, तो इन्होंने कहा क्या, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स जो होती है वो लोगों की स्टडी होती है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में, है ना। इट इज ऑन द वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर एंड मोर इंपॉर्टेंट साइड द स्टडी ऑफ मैन। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ वेल्थ की हम जो है स्टडी नहीं करेंगे, एक तरफ तो हमें इकोनॉमिक्स में वेल्थ की स्टडी तो करनी ही है, लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइड, मोर इंपॉर्टेंट साइड जो हुई वो स्टडी ऑफ मैन भी है। इकोनॉमिक्स सिर्फ ये एडम स्मिथ सिर्फ यहीं रह गए और अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि नहीं, सिर्फ दौलत के बारे में ही बात मत करो, इंसानों की बात हमें यहाँ करनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो उसके बाद में
वेल्थ हियर मीन्स एनी कमोडिटी विच गिव्स मैन सेटिस्फैक्शन आर यूटिलिटी आल वेलफेयर। तो इन्होंने कहा, मतलब अल्फ्रेड के हिसाब से वेल्थ किसे कहेंगे, कोई भी वस्तु, कोई भी कमोडिटी जो इंसान को सेटिस्फैक्शन दे, संतुष्टि दे, उसके काम आए, यूटिलिटी आए, उसके वेलफेयर में, उसके भले में काम आए, कुल मिलाकर के, ठीक है। तो उसके यूटिलिटी है, उसके लिए उसका कोई उपयोग कर सके, उसके भले के में काम आ सके, उसको सेटिस्फाई कर सके, ऐसी किसी भी कमोडिटी को इन्होंने वेल्थ कहा। वेल्थ इज द मीन्स टू वेलफेयर। इन्होंने ये कहा कि जो वेल्थ होती है, जो दौलत है, उसका उद्देश्य लोगों की भलाई है। हम कमाते क्यों हैं? अपने भले के लिए, अपना वेलफेयर करना चाहते तभी तो कमाते हैं। यदि भगवान ने पेट ना बनाया होता, भूख ना बनाई होती, तो शायद हम काम ना कर रहे होते। क्यों? जरूरत ही क्या है? यदि भाई मेरा पेट भर जाए तो फिर किसी चीज़ की जरूरत नहीं, मैं घूमता रहूं, इंजॉय करता रहूं। तो वही चीज़ है, वेल्थ किस लिए कमाई जाती है? वेलफेयर के लिए कमाई जाती है। द अल्टीमेट पर्पज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू प्रमोट वेल बीइंग आर वेलफेयर। इन्होंने कहा कि जो अल्टीमेट उद्देश्य है इकोनॉमिक्स का, वो क्या है? लोगों की भलाई करना, लोगों का वेलफेयर करना, उनको अच्छी सी जिंदगी देना एक तरीके से, ठीक है। फिर आया आगे, ही व्यूड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इन्होंने इकोनॉमिक्स को ह्यूमन वेलफेयर के तौर पर देखा। इकोनॉमिक्स को किस रूप में देखा? ह्यूमन वेलफेयर के रूप में देखा। इसीलिए जो इनकी मार्शल की डेफिनेशन है, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन कहा गया। इनकी जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है उसको वेलफेयर की डेफिनेशन कहा गया। क्यों? क्योंकि ये घूम टहल के लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं, वेल्थ की बात नहीं करते हैं। एडम स्मिथ किसकी बात करता है? वेल्थ की बात करता है। उसकी डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन कही गई, इनकी वेलफेयर डेफिनेशन कही गई। मार्शल ने सिद्धांत दिया आगे चल करके, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का सिद्धांत किसने दिया है? मतलब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसके द्वारा दिया गया? तो ध्यान रखें, ये मार्शल द्वारा दिया गया। बस अपने काम का ये कि मार्शल का जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इकोनॉमिक लिटरेचर में। कहानी नहीं, बस सवाल ये है कि एग्जाम में पूछ ले प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसके द्वारा दिया गया? एडम स्मिथ द्वारा, अल्फ्रेड द्वारा? तो इट विल बी अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया है। ओके, तो ये बात हो गई सर। अब आती है इसका में रॉबिन्स डेफिनेशन। लेकिन रॉबिन के डेफिनेशन जाने से पहले मैं एक बार इसको जरा सा रिव्यू आपको करवा देता हूँ। तो हमने यहाँ तक देखा कि भाई इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी जो टर्म है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा है? ओइकोनोमिया। तो ये भी पूछ सकते हैं ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा है? इकोनोमिया। ओइकोनोमिया का में दो शब्द हैं, ओइकोज जिसका मतलब घर होता है, होम होता है, और नेमिन जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो घर का मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स कहलाता है। फिर हमने डेफिनेशन देखी कि ये एक्चुअली जो लियोनल रॉबिन्स है उन्हीं की डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स एक साइंस होता है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है और ये फाइंड आउट करता है रिलेशनशिप एंड और स्क्वायर मीन्स के बीच में। किसके बीच में? एंड्स और स्क्वायर मीन्स के बीच में। एंड का मतलब होता है, एंड्स का मतलब होता है सर यहाँ पर डिमांड या वांट, और स्क्वायर मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस, ठीक है। तो हमारी डिमांड है और उनको पूरे करने के रिसोर्सेस हैं। जैसे हमारी ज़रूरत पैसा है तो उसको जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमारी ज़रूरत पानी है तो पानी के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस, नदी, नाले, तालाब हैं। हमारी ज़रूरत बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो बहुत सारी हमारी एंड्स हैं यानी हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन जो कि कम मात्रा में है। स्क्वायर का मतलब होता है कम मात्रा में अवेलेबल हैं। एडम स्मिथ की डेफिनेशन देखी तो इसमें 3-4 क्वेश्चन हमने देखना है। पहला, एडम स्मिथ क्या कहलाते हैं? मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर के तौर पर जाने जाते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में मिलेगा, आपको आधे नंबर का मिल जाएगा। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर के तौर पर कौन देखा जाता है? एडम स्मिथ देखा जाता है। एडम स्मिथ जी को देखा जाता है। एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में इनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई एडम स्मिथ की डेफिनेशन, उसको क्या कहा गया? उनके द्वारा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन माना गया। इन्होंने जो परिभाषा दी वो वेल्थ की दी। इन्होंने कहा कि हमें इकोनॉमिक्स में क्या अध्ययन करना चाहिए? इकोनॉमिक्स में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे वेल्थ यानी कि दौलत कैसे जो है प्रोड्यूस की जाती है और कैसे कंज्यूम की जाती है। वेल्थ पर ही इन्होंने सारा फोकस रखा, दैट इज एडम स्मिथ। ओके, फिर आए अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है सिर्फ दौलत की बात नहीं करेंगे, हम इंसानों की भी बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन, इंसानों का अध्ययन करेंगे। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के व्यवसाय में इंसानों का अध्ययन हमें करना है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम वेल्थ की स्टडी तो करेंगे ही करेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ और जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइड है, स्टडी ऑफ मैन भी करेंगे। इंसानों का भी अध्ययन करेंगे और दौलत का भी अध्ययन करेंगे, दोनों की ही बात की। इन्होंने वेल्थ का मतलब कहा, वेल्थ किसे कहा इन्होंने? तो इन्होंने बोला भाई वेल्थ का मतलब कोई भी वो चीज़, तो इन्होंने बोला वेल्थ का मतलब कोई भी कमोडिटी, कोई भी वस्तु जो इंसान को संतुष्टि दे, उसके किसी सदुपयोग में, उपयोग में आ सके, यूटिलिटी में उसका भला कर सके, उसका वेलफेयर कर सके। वेल्थ जो है तरीका है वेलफेयर का। इन्होंने कहा कि वेल्थ इज मीन्स टू
वेलफेयर, वेलफेयर यानी कि किसी का भला करने का, किसी का अच्छा करने का तरीका है वेल्थ, ठीक है। अल्टीमेट उद्देश्य क्या बताया इन्होंने इकोनॉमिक्स का, लोगों का वेलफेयर करना, लोगों का वेलबींग रहना, ठीक है। तो इनकी जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो ह्यूमन वेलफेयर पर आधारित होती है। ही व्यूड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर पर इन्होंने बात की भाई कि ये साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है इकोनॉमिक्स। वो क्या कहते थे, साइंस है किसका, कि कैसे वेल्थ जो है कंज्यूम होती है, कैसे वेल्थ प्रोड्यूस होती है। कौन, एडम स्मिथ ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद में इनकी जो डेफिनेशन है मार्शल की, वो वेलफेयर डेफिनेशन कहलाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दिया हुआ है, अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं सर हम अपना रॉबिन्स की डेफिनेशन पर। ये तीसरे हैं जिनके बारे में हमें बात करनी। हमने एडम स्मिथ और उसके बाद में अल्फ्रेड, और अब हम रॉबिन्स की बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लियोनल रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, है ना। देखो मतलब जो पहले शुरू में जब हमने इसको आपको इकोनॉमिक्स समझाया था तो यही डेफिनेशन यूज की थी, ध्यान करिए। तो मैं इसको फिर से पढ़ाता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है, एक रिलेशनशिप देखता है कि मानव का व्यवहार कैसा रहेगा, किसके बीच में, एंड्स यानी कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, वांट्स वगैरह क्या हैं, और उनको पूरे करने के लिए हमारे पास विकल्प क्या है। स्केयर मीन्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूज, ये थोड़ा सा समझते हैं। स्केयर मीन्स ये वहाँ रह गया था, यहाँ बता देता हूँ। स्केयर मीन्स मतलब कि हमारे पास जो संसाधन है वो कम है, ठीक है, लेकिन जो संसाधन उनके अल्टरनेटिव यूज है। अल्टरनेटिव यूज का मतलब कि हम उसे किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 50 रुपये आपके पास हैं, ठीक है, हमारे पास एक संसाधन है 50 रुपये, लेकिन उसका यूज क्या है। आपका मन करे गोलगप्पा खा लीजिए, आपका मन करे पेन खरीद लाइए, आपका मन करे रिचार्ज करवा लीजिए, आपका मन करे समोसा खा लीजिए, अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो ये मतलब है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज संसाधन है उसका हम बहुत तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। पानी है हमारे पास, उसका बहुत तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पानी मिनरल वाटर के तौर पर आप उसे बेच सकते हैं, खुद कंज्यूम कर यानी खुद पी सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं, दारू मिला के पी सकते हैं, ठीक है, मुंह धुलने के काम आ सकता है, नहाने के काम आ सकता है। सो अल्टरनेटिव यूजेस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। दिस डेफिनेशन प्रेजेंट्स इकोनॉमिक्स एज स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें हम किसकी बात करते हैं, मीन्स की बात करते हैं कि ये संसाधन क्या क्या हमारे पास में, और एंड्स की बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या जरूरतें हैं, हमारी क्या क्या वांट्स हैं, क्या क्या हमारी नीड है। ओके, द मीन्स आर रिसोर्सेज आर लेस इन रिलेशन टू देयर डिमांड, है ना भाई। जो हमारे पास रिसोर्स हैं, जो हमारे पास तरीके हैं, मीन्स अवेलेबल हैं, वो कम हैं हमारी ज़रूरतों के मुकाबले। हम हमेशा चिंतित रहते हैं, कल को ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, कल को तेल खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कल को पानी खत्म हो जाएगा, हमें डर रहता है इस बात का, है ना। तो वही जितनी हमारी डिमांड है उसके मुकाबले हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो कम ही हैं। ओके, तो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसे स्कैरसिटी डेफिनेशन कहा गया। तो रॉबिन्स जो डेफिनेशन देते हैं इकोनॉमिक्स की वो स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, जो भी आपके पास कम है स्कैरसिटी कहलाता है, ठीक है। तो रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो कौन सी डेफिनेशन है सर, स्कैरसिटी डेफिनेशन कहलाती है, ठीक है। तो पहले थे हमारे एडम स्मिथ, उनकी डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन कहलाई। फिर आए अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन कहलाई वो वेलफेयर डेफिनेशन कहलाई। और फिर आते हैं लियोनल रॉबिन्स, या रॉबिन्स ही कह दीजिए, रॉबिन्स, इनकी डेफिनेशन स्कैरसिटी डेफिनेशन कहलाती है। ये कमी की बात करते हैं कि भाई जो कुछ भी है वो कम है, हमारे पास रिसोर्सेज कम ही हैं। ओके, स्कैरसिटी डेफिनेशन जो है उसकी कुछ एस्पेक्ट हैं उनको हम यहाँ पर कवर करते हैं। स्कैरसिटी डेफिनेशन कवर्स फॉलोइंग एस्पेक्ट। पहला देखो, मतलब स्कैरसिटी क्या कहना चाहते हैं, हमारी स्कैरसिटी में कहना चाहते हैं कि मैन हैज अनलिमिटेड वांट, लोगों की इच्छाएं अनंत हैं, कभी खत्म नहीं होती, आपकी और हमारी किसी की खत्म नहीं हो पाई होगी। मीन्स यानी रिसोर्सेज जो है या सोर्स जो है, रिसोर्स जो है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, लेकिन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो तरीके मौजूद हैं, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सोर्स मौजूद हैं, वो कम हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है। इंसानों की जरूरतें अनलिमिटेड हैं। मैं तो चाहता ही हूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं, अगर राष्ट्रपति बन गया तो ब्रह्मांड का कुछ सोचूंगा, ठीक है। एक घर बन गया दूसरे की सोचूंगा, अनलिमिटेड वांट्स हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए लिमिटेड तरीके ही हैं ना, लिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल हैं हमारे पास। ओके, रिसोर्सेस आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जो रिसोर्स हैं हमारे पास वो केवल लिमिटेड नहीं है बल्कि उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। ये मैंने आपको अल्टरनेटिव यूज का मतलब समझाया था कि 50 रुपए हैं, उसका किसी भी तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो लिमिटेड है, अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, चारों पॉइंट में डिटेल में चर्चा करनी है। मैन हैज टू मेक अ चॉइस। अब क्या हुआ कि भाई बहुत 50 रुपए में हम बहुत कुछ कर सकते थे, समोसा खा सकते थे, गोलगप्पे खा सकते थे, रिचार्ज करवा सकते थे, घूमने जा सकते थे, कुछ भी। तो अब हमें चॉइस करना पड़ेगा, हमें एक चॉइस लेनी पड़ेगी कि आखिर इस 50 रुपए का क्या करें, ठीक है। तो ये हो गया स्कैरसिटी डेफिनेशन के 4 एस्पेक्ट हो गए। पहला, अनलिमिटेड वांट होती है लोगों की,
उनको पूरे करने के लिए जो हमारे पास तरीके हैं, मीन है, रिसोर्सेस हैं, वो लिमिटेड हैं। और जो रिसोर्सेस हैं वो केवल लिमिटेड ही नहीं है बल्कि उनके अल्टरनेटिव यूजेज भी, उनको अलग तरीके से यूज किया सकता है। इसलिए इंसानों को एक चॉइस लेनी पड़ती है कि आखिर कहाँ यूज करें, किस जगह पर हम यूज करें। ठीक है, अब वही जो हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, वही 4 पॉइंट्स फ्रेंड्स हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वांट्स आर अनलिमिटेड। क्या है? वांट्स आर अनलिमिटेड। तो जो हमारी रॉबिन्स की डेफिनेशन है उसमें वांट्स आर अनलिमिटेड, द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, है ना, 2 हो गए। एंड देन आगे आपका कि रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूजेज, एंड फाइनली मैन हैज़ टू मेक अ चॉइस, वी हैव टू मेक अ चॉइस। ये चारों पॉइंट्स वही जो हमने अभी डिस्कस किए उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला, वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो चाहत है वो अनलिमिटेड है। इंड्स रेफर्स टू वांट्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंड्स का मतलब वांट्स या डिमांड होता है। तो इंड्स किसको रेफर करते हैं? वांट्स को। ह्यूमन बीइंग हैव वांट्स व्हिच आर अनलिमिटेड। लोगों की जो डिमांड है, जो चाहत है, वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी जाती हैं वो ह्यूमन वांट को, ह्यूमन की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती है। कोई भी चीज़ है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही तो आपकी ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूँ। कौन सी ज़रूरत है आपकी? CIB पास करने की, बराबर है। आप जब मेरा कोर्स खरीद रहे हैं तो मेरी कोई चाहत है जिसे आप पूरी कर रहे हैं। पैसे चाहिए मुझे, आप मुझे पैसे देते हैं, बराबर है। तो हर एक एक्टिविटी, आप बैंक में काम करते हैं तो बैंक में काम करने के पीछे कोई ना कोई हमारी ह्यूमन वांट है, इसीलिए हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं। बैंक को चाहिए लोग काम करें और लोगों को चाहिए बैंक पैसे दे, करेक्ट है, वही बात हो गई। तो बी एक्सपीरियंस ऑल टाइप ऑफ वांट्स सच एज फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। हमारी ज़रूरतें बहुत तरीके की होती है ना, हमें खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, छत चाहिए, पढ़ाई लिखाई, मनोरंजन, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। देयर आर नो लिमिट टू आवर वांट्स। हमारी ज़रूरतों की कोई लिमिट नहीं है, हमारी चाहत की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, हमारी चाहत की कोई लिमिट नहीं है। तो बड़ी ही जनरल सी बातें हम कर रहे हैं, हम कहाँ कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं कर रहे, लेकिन यह है कि इनको पढ़ लिया जाए ना तो चीज़ें जो है दिमाग में बैठती हैं। मतलब थोड़ा अभी आज आप पढ़ रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा हाँ चल क्या रहा है दिमाग में, इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। लोगों की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के जो तरीके हैं, जो मीन्स हैं, मीन्स का मतलब रिसोर्सेस, जो माध्यम है वो लिमिटेड है। ठीक है, द रिसोर्सेस आर स्केयर इन रिलेशन टू डिमांड। जरूरतों के मुकाबले अगर देखा जाए तो जो रिसोर्स हैं वो बहुत कम हैं। जैसे पानी तो देश दुनिया में इतना है लेकिन हमारे पीने वाला पानी बहुत ही कम है ना, तो प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो वही बोल रहे हैं कि हमारी ज़रूरतें तो बहुत हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो बहुत कम है। द मेयर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी डज नॉट मेक स्केयर्स, इट स्केयर इफ देयर इज नो डिमांड फॉर इट। थोड़ा गहराई से समझिए लाइन क्या कह रही है। केवल कोई कमोडिटी है, मान लो उसकी सप्लाई में शॉर्टेज है, ठीक है, गांजा मान लेते हैं, गांजा है, उसकी सप्लाई में शॉर्टेज है, सप्लाई नहीं हो पा रही गांजा की, ठीक है, तो इसकी वजह से स्केयर नहीं होगा। स्केयर का मतलब उसकी कमी नहीं होगी, गांजा की कमी नहीं होगी, कि केवल गांजा की सप्लाई नहीं हो पा रही है इसकी वजह से गांजा की कमी नहीं है, अगर डिमांड ना हो, इफ नो डिमांड फॉर इट। अगर मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल जब प्याज बहुत महंगी हो गई, ठीक है, 150 रुपए किलो बिकने लगी, प्याज बहुत महंगी हो गई, ठीक है, तो क्या किया मध्यम वर्ग ने, मीडियम और लोअर वर्ग ने क्या किया, प्याज खाना बंद कर दिया। सलाद के तौर पर हम मूली खाना शुरू कर दिए और जो है खीरा वगैरह जो भी विकल्प हमारे पास थे वो हमने शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, प्याज की डिमांड पहले भी, मतलब प्याज की पहले खपत थी, पहले लोग मांगते थे कि प्याज खरीदना है दो मुझे, तो दाम बढ़ते चले गए। जब लोगों ने प्याज की मांग ही खत्म कर दी, हमें प्याज चाहिए ही नहीं भाई, हम क्या करेंगे, इतनी महंगी चीज़ क्या करेंगे, तो फिर उसका कमी जो थी, प्याज की कमी अभी भी है लेकिन डिमांड खत्म होने की वजह से अब हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास प्याज पर्याप्त है, क्योंकि डिमांड ही नहीं रही है। ओके, तो ये बात यहाँ पर कही गई है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर मे बी ह्यूज स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी। दूसरी तरफ हो सकता है किसी चीज़ की बहुत बड़ा स्टॉक लगा पड़ा है हमारे पास, लेकिन फिर भी जैसे गेहूं हो गया, कोयला हो गया, है ना, येट इट इज कंसिडर्ड स्केयर, लेकिन फिर भी इसकी कमी है। मतलब बोल रहे हैं कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी कमोडिटी हैं जिनकी भरा पड़ा है हमारे पास, कोयला
कई पहाड़ भरे पड़े हैं, कई दुनिया के पहाड़ हमारे पास हैं जिनसे हम कोयला निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हमारे पास कमी है, उनको स्केयर माना जाता है। क्यों? द डिमांड इज इवन ग्रेटर देन द सप्लाई, क्योंकि इनकी डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा है। तो अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से तो ऑब्वियसली उस चीज़ की कमी है, उस चीज़ को स्केयर बोला जाएगा। अगर डिमांड ही नहीं रहेगी, अगर डिमांड ही नहीं है तो हम उसकी मतलब अगर भले ही उसकी सप्लाई ना हो रही हो लेकिन डिमांड ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। फॉर एग्जांपल गर्मियों के ठंडियों के समय में, अभी ठंडियाँ चल रही हैं मान लेते हैं, मानना क्या है हकीकत में यही चली रही, मैं स्वेटर पहने हुए हूँ, तो ठंडियाँ चल रही हैं। अब इस समय जो है अगर देखा जाए तो एसी का उतना ज़्यादा डिमांड नहीं है, कूलर का तो बिल्कुल भी नहीं है। आप करिएगा क्या कूलर खरीद करके? एसी का तो चलो तभी मान लेते हैं कि लोग कहेंगे कि सर टेम्परेचर 27 कर देंगे, बाहर 5 है, ठीक है, लेकिन कूलर की डिमांड है नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अब हम कूलर का करेंगे क्या? तो भले ही कूलर बहुत कम है, 1000 कूलर पहले मार्केट में रहते थे, आज भी 1000 ही कूलर हैं, कम ही है कूलर, लेकिन डिमांड है नहीं तो हम उसको कम नहीं कहेंगे, स्केयर नहीं कहेंगे। तो ठीक है, तो ये बात हो गई कि अगर किसी चीज़ की सप्लाई की कमी है फिर भी हम उसको स्केयर नहीं कहते हैं, सप्लाई की कमी है स्केयर नहीं कहेंगे अगर उसकी डिमांड नहीं है। अगर डिमांड नहीं है तो फिर किस चीज़ की कमी? और अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसको भाई डिमांड ज़्यादा है तो उसको स्केयर माना जाएगा, भले ही वो भरा पड़ा क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखें। इसमें क्या करेंगे, ऑप्शंस बना देंगे, आपको ये लाइन लिख करके 4 इनमें से कौन सा विकल्प गलत है ये बोल देंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, ऐसे 4 विकल्प ये बना करके आपसे पूछ सकते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट हैव अल्टरनेटिव यूज। ठीक है, तो मतलब रिसोर्सेज केवल लिमिटेड नहीं है हमारे पास, बल्कि उनका अल्टरनेटिव यूज है, मतलब हम अलग तरीके से उनको उपयोग में ला सकते हैं। स्केयर मीन्स यानी कि रिसोर्सेज जो है कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूज, जो हमारे पास मतलब संसाधन हैं उनको हम डिफरेंट यूज के लिए हम काम में ला सकते हैं। इफ द कमोडिटी कुड बी पुट ओनली टू वन यूज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड अराइज इन इट्स यूज। मतलब ये बोल रहे हैं कि यदि कोई चीज़ है, कोई कमोडिटी है, हाँ, उसका सिर्फ एक ही उपयोग हो सकता है तो फिर वहां पर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या कहना चाहते हैं? सोचो तुम 50,000 रुपए की सैलरी कमाते हो, ठीक है, और 50,000 की सैलरी से सिर्फ तुम्हें एक ही काम है कि मुझे राशन खरीदना और कुछ नहीं करना है, तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ही नहीं। 50,000 आए, राशन खरीदा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब खड़ी होती है? इसी 50,000 में LIC भी भरनी है, इसी 50,000 में सेविंग करनी है, घर की किस्तें, कार की किस्तें, अपनी दवाई, मदर फादर की देखभाल, जो भी है सारी चीज़ें इसी में, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ देखना है। तो अगर कमोडिटी का एक ही यूज है तो कोई लफड़ा ही नहीं है। ये पेन है, फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये सिर्फ एक काम कर सकती है और वो ये है जो मैं कर रहा हूँ, तो इसमें कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सिर्फ एक यूज है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, बस काम खत्म हो गया है ना। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई चीज़ है जिसका हम मल्टीपल यूज कर सकें तो वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये मेरा फ़ोन है, हम इसके मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं, बराबर है, कुछ भी फ़ोन मिला सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ी होती है। द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ पर्सन आर टू द कम्युनिटी आर नॉट ओनली लिमिटेड बट आर कैपेबल ऑफ अल्टरनेटिव यूज। तो जो भी रिसोर्सेज लोगों को अवेलेबल हैं या समाज को, कम्युनिटी को अवेलेबल हैं, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है बल्कि जो है उनके अल्टरनेटिव तौर पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है सर वी हैव टू मेक अ चॉइस, हमें एक चॉइस करनी पड़ेगी। वी हैव टू मेक अ चॉइस, वी नीड टू मेक यूज ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स। हमें क्या करना होगा? हमें यूज करना होगा, मेक यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, 50,000 की सैलरी में हमें अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करना है। वी नीड टू मेक श्योर, है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज, 50,000 की सैलरी में हमें अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करना है। सो एवरी ह्यूमन बीइंग मस्ट डिसाइड व्हिच वांट ही विल सेटिस्फाई नाउ एंड व्हिच वांट ही वुड पोस्टपोन। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि 50,000 की सैलरी में अब हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सी ज़रूरत हम पहले सेटिस्फाई करना चाहते हैं, पहले कौन सी ज़रूरत पूरी करें, पहले घर खरीद लें कि पहले कार खरीद लें, है ना, और कौन सी पोस्टपोन कर रखेंगे भविष्य के लिए। ठीक है, तो इसीलिए 10 इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ चॉइस। तो इकोनॉमिक्स को हम साइंस ऑफ चॉइस के नाम से भी बुला सकते हैं। तो ये हो गई सर हमारी लियोनल रॉबिन्स की डेफिनेशन। ठीक है, मार्शल हो गया था, हम लियोनल रॉबिन्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो इसमें हमने देखा कि भाई रॉबिन्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस होती है जिसमें हम ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन बिहेवियर को
स्टडी करते हैं, ये देखने का प्रयास करते हैं इंड्स और स्केयर मीन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इंड्स का मतलब वांट्स होता है, ज़रूरत होता है, और स्केयर मीन्स का मतलब कि जो संसाधन है वो कम, थोड़े संसाधन, ठीक है, और इन संसाधनों का अल्टरनेटिव यूज रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो रॉबिन की डेफिनेशन है वो स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स है। मीन्स मतलब जिनसे हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, एंड्स का मतलब जो हमारी ज़रूरतें हैं उसकी स्टडी करना कहलाता है। रिसोर्सेज जो हमारे पास मीन्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो डिमांड के मुकाबले काफ़ी कम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है उसे स्कैरसिटी डेफिनेशन कहा गया। मैंने आपको तीनों का बताया, एडम स्मिथ का भी बताया। एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन है, अल्फ्रेड मार्शल का जो आपका वेलफेयर डेफिनेशन है, और रॉबिन्स की डेफिनेशन स्कैरसिटी डेफिनेशन कहलाती है। फिर स्कैरसिटी डेफिनेशन में 4 एस्पेक्ट होते हैं। मैन की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, मीन्स यानी रिसोर्सेज जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और रिसोर्सेज केवल लिमिटेड नहीं होते बल्कि उनको अल्टरनेटिव तरीके से यूज किया सकता है, और आदमी को एक चॉइस करनी पड़ती है कि हम कहाँ यूज करेंगे। फिर इन्हीं चारों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। पहला, वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, वांट्स, इंड्स को वांट कहा जाता है, इंड्स को ही वांट्स कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनकी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, जो हमारी चाहत है वो अनलिमिटेड है। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है देश दुनिया में वो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती है। जैसे हमारी ज़रूरतें रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, कोई कमी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है हमारी वांट्स का। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ आवर वांट्स, ठीक है। हमारी ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स हैं, जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। तो इसमें हमने देखा कि भाई जो है जो डिमांड, जो इसके मतलब रिसोर्सेस हैं वो कम हैं, स्केयर हैं इन रिलेशन टू डिमांड। ज़रूरतों के मुकाबले रिसोर्सेस काफ़ी कम हैं, ठीक है। केवल किसी वस्तु की यदि सप्लाई कम है तो इसका मतलब उसका कम होना नहीं माना जाएगा, स्केयर नहीं माना जाएगा कि कम सप्लाई है। अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कम नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि जो है कोई चीज़ भरी पड़ी है लेकिन उसकी सप्लाई लगातार है, उसकी डिमांड बराबर बनी हुई है और सप्लाई भी है, तो उसे हमेशा कम ही माना जाएगा, स्केयर ही माना जाएगा। जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ कितना भी हम प्रोड्यूस कर ले लेकिन तब भी उसकी कमी बनी ही रहती है। भले ही खूब भंडार हमारे पास है पर फिर भी डिमांड कम नहीं होती, रोज़ हमें पूरा देश, पूरी दुनिया गेहूं का कहीं ना कहीं उपयोग कर रही होती है, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ लिमिटेड नहीं होते बल्कि उनको अल्टरनेटिव तरीके से यूज भी किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी कमोडिटी है अगर जो है उसको सिर्फ एक काम में अगर लाया जा सके तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं अराइज होती है। अगर एक ही काम, जैसे ये पेन का एग्जांपल देते हैं कि ये पेन सिर्फ एक ही काम आ सकती है तो इसमें कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 50 रुपये तुम्हारी जेब में है, अब उस 50 रुपये का तुम कई तरीके से अगर उपयोग कर सकते हो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में रिसोर्सेज जो लोगों के पास अवेलेबल हैं या फिर किसी समाज, सोसाइटी, कम्युनिटी के पास अवेलेबल हैं, वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है वो रिसोर्सेज बल्कि अल्टरनेटिव यूज के कैपेबल भी हैं, उनमें क्षमता है अल्टरनेटिव यूज होने की भी, ठीक है। हमें चॉइस करनी पड़ती है, वी हैव टू मेक अ चॉइस। तो भाई हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं और उनको सेटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड मीन्स हैं। तो ऐसे में हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी ज़रूरत को हम अभी पूरा करना चाहते हैं और कौन सी को पोस्टपोन करके बाद में पूरा करना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है साइंस ऑफ चॉइस के नाम से भी जानी जाती है, इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ चॉइस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो बस मैं ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करता हूँ, 30 मिनट से प्लस हो गया है, यहीं पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगले पार्ट में, पार्ट 2 में इसका जो रिमेनिंग पार्ट है मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। होप है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में अगर आपको आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, आपका दिल करे तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।